दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें डर है, रहस्य है और रोमांच है। रात का अंधेरा धीरे-धीरे पूरे गांव पर छा रहा था। गांव का नाम था धौलपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों और दलदली खेतों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब था जिसे लोग काला सरोवर कहते थे। कहा जाता था कि इस तालाब में रात को कोई परछाई नहीं दिखती, चाहे चांद कितना भी चमकदार क्यों न हो। गांव वाले इस तालाब के पास जाने से डरते थे, खासकर अमावस्या की रात में। गांव में रहने वाला एक युवक था, राघव। वह पढ़ाई लिखाई में होशियार था और अक्सर बाहर शहर तक काम करने जाता। लेकिन इसमें एक कमजोरी थी, वह मान्यताओं और अंधविश्वासों को चुनौती देने का शौक रखता था। गांव वाले अक्सर उसे समझाते थे कि काला सरोवर के पास मत जाना, वहां अनहोनी होती है, पर राघव इन बातों पर हंस देता। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। खेतों की रखवाली करने गया किसान सूरज सुबह तक लौटकर नहीं आया। जब लोग ढूंढने निकले तो उसका शव तालाब के किनारे पड़ा मिला। शरीर पर कोई चोट नहीं, लेकिन चेहरे पर ऐसा भाव जैसे उसने आखिरी वक्त में कुछ बहुत डरावना देखा हो। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई और सफेद हो चुकी थी। गांव में दहशत फैल गई। औरत रोने लगी। मर्दों ने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि तालाब की तरफ कोई नहीं जाए। लेकिन राघव को यह सब एक संयोग लगा। वह बोला, किसान शायद रात को डर गया होगा या किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। इसमें भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं। गांव के बुजुर्ग उसे टोकते रहे। बूढ़ी दादी गौरी ने उसे चेताया, बेटा तू नहीं जानता, इस तालाब में प्यासी आत्माओं का वास है। जो भी इसकी गहराई में जागता है उसकी आत्मा खींच ली जाती है। राघव ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं आज ही जाकर देखता हूँ, सच सामने आ जाएगा। उसकी जिद को रोकना किसी के बस में नहीं था। उसी रात वह अपने दोस्त करण के साथ टॉर्च लेकर तालाब की ओर निकल पड़ा। रात घनी थी, आसमान पर बादल छाए थे और तालाब के चारों ओर खामोशी पसरी थी। केवल मेंढकों की टर और कहीं दूर से आती सियारों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों तालाब के किनारे पहुंचे। पानी बिल्कुल काला और स्थिर लग रहा था। राघव ने टॉर्च की रोशनी उसमें डाली, लेकिन हैरानी यह थी कि रोशनी पानी में उतर ही नहीं रही थी, मानो सतह पर ही निगल गई हो। करण कांपते हुए बोला, राघव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चल वापस चलते हैं। राघव मुस्कुराया, अरे डरपोक मत बन, मैं तो आज सच का पता लगा कर ही रहूंगा। इतना कहकर उसने तालाब की सतह पर हाथ डाला। तभी ठंडी हवा का झोंका आया और पानी की लहरें अचानक तेजी से हिलने लगी। करण चीख पड़ा, राघव, तेरे हाथ को कुछ पकड़ रहा है। राघव खींचने लगा, लेकिन उसका हाथ जैसे किसी बर्फीली पकड़ में फंस गया हो। पानी से एक अजीब सी परछाई ऊपर उठ रही थी, धीरे धीरे आकार ले रही थी। चेहरा धुंधला, बाल गीले और लंबे, आंखें जलती हुई कोयले जैसी। करण ने पूरी ताकत लगाकर राघव को खींचा। किसी तरह उसका हाथ छूटा और दोनों भागते हुए गांव लौटे। लेकिन राघव के हाथ पर गहरे नीले निशान पड़ चुके थे, मानो किसी ने बर्फीली उंगलियों से कसकर पकड़ लिया हो। गांव लौटकर सबको बात पता चली तो खलबली मच गई। बुजुर्गों ने कहा, अब मुसीबत आएगी। जिसने तालाब की आत्मा को छेड़ा है उसका पीछा वह कभी नहीं छोड़ती। राघव हंसता रहा, लेकिन उसके मन के भीतर कहीं न कहीं डर की परछाई पड़ चुकी थी। रात को जब वह सोने गया तो उसे बार बार वही ठंडी पकड़ और वही आंख जैसी आंखें याद आने लगी। और तभी उसने खिड़की के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। राघव उस रात करवटें बदलता रहा। खिड़की के बाहर से आती फुसफुसाहट उसकी नींद तोड़ देती। वह सोचता शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी आत्मा कांप उठी। अंधेरे में तालाब की परछाई खड़ी थी, गीले बाल जमीन तक लटकते हुए, चेहरा धुंधला और आंखें लाल, बिल्कुल आग जैसी। राघव ने घबराकर आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि वह समझ गया यह सपना नहीं, हकीकत है। तभी अचानक वह परछाई गायब हो गई। सुबह जब वह उठा तो उसके कमरे की दीवार पर गीले हाथों के निशान थे, जैसे कोई रात भर वहां खड़ा रहा हो। करण जब उससे मिलने आया तो राघव ने पूरी बात बताई। करण सहम गया और बोला, मैंने तुझे पहले ही रोका था, अब ये आत्मा तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो चल मेरे साथ पंडित जी से मिलते हैं।
दोनों गांव के पंडित शिवनाथ के पास पहुंचे। शिवनाथ ने राघव के हाथ पर पड़े निशान को देखा और बोला, ये साधारण चोट नहीं, तालाब की आत्मा ने तुझे चिन्हित कर दिया है, अब तू उसके बंधन में है। राघव गुस्से में बोला, पंडित जी, ये सब अंधविश्वास है। मैं मानता हूँ कि तालाब अजीब है, लेकिन यह सब कोई आत्मा नहीं। मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा। पंडित शिवनाथ ने गंभीर होकर कहा, बेटा, तू चाहे विश्वास कर या न कर, लेकिन अगर एक बार फिर उस तालाब के पास गया तो लौट कर कभी नहीं आएगा। राघव ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात को उसका डर और गहरा हो गया। जब वह सो रहा था तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। उसने चीखते हुए आंखें खोली तो देखा कि बिस्तर के नीचे से गीले हाथ बाहर निकले हुए हैं। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और दरवाजा खोलकर बाहर भागा। उसकी चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबने देखा कि उसके पैरों पर गीले कीचड़ जैसे निशान पड़े हैं। अब गांव में दहशत और बढ़ गई। लोग फुसफुसाने लगे, तालाब की आत्मा जाग गई है। अगले दिन अचानक गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। कुओं का पानी खून सा लाल दिखने लगा। रात को औरतें सुनती कि कोई दरवाजों पर आकर धीरे धीरे खटखटा रहा है। खेतों में काम करने वाले किसानों को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। गांव की बूढ़ी दादी गौरी ने राघव को बुलाकर कहा, बेटा, यह सब तेरी वजह से हो रहा है। तूने उस तालाब को छेड़ा है, अब उसे शांति देनी होगी। राघव डर और जिद के बीच फंस चुका था। उसने करण से कहा, हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि असल में तालाब में है क्या। अगर यह सचमुच आत्मा है तो मुझे जानना होगा कि वह कौन है। करण ने पहले मना किया, लेकिन राघव की जिद के आगे झुक गया। उस रात दोनों फिर से तालाब के पास पहुंचे। इस बार हवा और भी ठंडी थी। पानी स्थिर था, लेकिन उसमें अजीब सी चमक थी। राघव ने धीरे धीरे पानी में जाकर देखा। इस बार पानी में उसे उसकी परछाई नहीं दिखाई दी, बल्कि उसमें एक और चेहरा उभर रहा था, एक औरत का चेहरा। चेहरा बिल्कुल पीला, फटे हुए होठ, आंखें लाल और शरीर पर चोटों के निशान। वह औरत धीरे धीरे बोलने लगी, राघव, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दिलाओ। राघव डर से पीछे हट गया। करण कांप रहा था। औरत की आवाज गूंज रही थी, मुझे इन गांव वालों ने मारा है, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरी लाश इसी तालाब में डुबो दी गई है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा कोई शांति नहीं होगी। तालाब का पानी तेजी से उफान मारने लगा। दोनों लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। अचानक करंट चिप पड़ा। राघव, उसके हाथ तेरी तरफ बढ़ रहे हैं। सचमुच पानी से दो गिले हाथ बाहर निकले और राघव की और लपके। इस बार वे पहले से भी मजबूत थे। राघव किसी तरह बचकर भागा। दोनों गांव पहुंचे। जैसे तैसे गांव पहुंचे। गांव लौटते ही राघव चुप हो गया। उसके मन में अब सवाल था, क्या सचमुच यह किसी औरत की आत्मा है जिसे न्याय चाहिए? कौन थी वह और किसने उसकी हत्या की? गांव के लोग डर कर घरों में कैद हो गए। कोई तालाब की तरफ नहीं जाता। लेकिन अब राघव के सामने दो रास्ते हैं। या तो वह इस आत्मा से बचने की कोशिश करे, या उसकी कहानी का सच जानकर उसे मुक्ति दिलाए। रात को फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, राघव, तू ही मेरा आखिरी सहारा है। राघव समझ गया कि अब पीछे हटना संभव नहीं है, उसे सच जानना होगा। राघव सारी रात करवटें बदलता रहा। उस औरत की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। सुबह होते ही वह सीधे गांव की बुजुर्ग दादी गौरी के पास पहुंचा। उसने उनसे सख्ती से पूछा, दादी, सच बताइए, यह औरत कौन थी और उसे किसने मारा? अगर यह सब झूठ है तो फिर मुझे तालाब में उसकी परछाई क्यों दिख रही थी? गौरी पहले चुप रही, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वह औरत विद्या थी। यही गांव की थी, जवान, खूबसूरत और पढ़ी लिखी। उसका सपना था कि गांव की लड़कियों को पढ़ाए, लेकिन कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आई। गांव के दो दबंगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वह पराई जाति के लड़के से संबंध रखती है। पंचायत ने बिना सुने उसे अपराधी ठहरा दिया। एक रात उन लोगों ने उसे बांधकर तालाब में डुबो दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। राघव का खून खौल उठा। उसने पूछा, उन दबंगों के नाम बताओ। गौरी ने धीमे से कहा, एक था भानु और दूसरा उसका भाई नरेश। आज भी वही लोग गांव में राज करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ बोले। राघव समझ गया कि आत्मा का गुस्सा जायज है, लेकिन उसे न्याय कैसे दिलाया जाए। उसने करण को साथ लिया और तय किया कि सच को उजागर करना ही होगा। रात को राघव तालाब के पास अकेला पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, विद्या, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा, मुझे सच्चाई दिखा दे। तालाब में हलचल हुई।
पानी से वह औरत निकली। उसका चेहरा और भी साफ था, आंखों में आंसू और होठों पर सिसकियाँ। उसने राघव के हाथ को छुआ। इस बार पकड़ ठंडी नहीं बल्कि भारी दर्द से भरी हुई थी। अचानक राघव की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा। उसे दिखा विद्या को रस्सियों से बांधकर गांव के चौपाल में लाया गया। गांव वाले चुपचाप तमाशा देख रहे थे। भानु और नरेश उसे घसीट कर तालाब तक ले गए। विद्या रोती रही, चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उन्होंने उसे पानी में धकेल दिया और पत्थर बांधकर डुबो दिया। दृश्य गायब हुआ और राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थी, अब उसे सब पता चल चुका था। अगले दिन वह पूरे गांव को चौपाल पर इकट्ठा कर लाया। सब उसकी बातों पर शक कर रहे थे। भानु और नरेश भी वहां मौजूद थे। राघव ने सबको विद्या की कहानी सुनाई, पर भानु हंसकर बोला, यह सब बकवास है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। उसी समय अचानक तेज आंधी चली। चौपाल के पास की जमीन फटने लगी और काले सरोवर का पानी खुद ब खुद बाहर आने लगा। सब गांव वाले डर कर भागने लगे, लेकिन पानी में से विद्या की परछाई उभर आई। सभी ने अपनी आंखों से देखा, उसके गीले बाल, लहूलुहान चेहरा और कांपती आवाज। वह भानु और नरेश की तरफ इशारा करके चीखी, इन्होंने इन्होंने मुझे मारा था। गांव वाले कांप गए। भानु और नरेश जमीन पर गिर पड़े। तभी तालाब से गीले हाथ निकले और दोनों को पकड़ लिया। उनकी चीखें गूंज उठी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। पलक झपकते ही दोनों को तालाब ने अंदर खींच लिया। पानी फिर से शांत हो गया। विद्या की परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद राघव, तूने मुझे न्याय दिलाया। अब मैं मुक्त हो चुकी हूँ। यह कहकर वह परछाई धुन में बदल गई। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, जिसमें एक औरत को मारकर तालाब में फेंक दिया और उसकी आत्मा न्याय के लिए भटकती रही, लेकिन वर्षों बाद एक युवा ने उसे न्याय दिलाया। तो दोस्तों, इस प्रकार की डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।